में से काफ़ी लोगों को जापान आने का ड्रीम होगा, यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने का, यहाँ पे स्टडी करने का, यहाँ पे जॉब करने का। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस होगा कि यहाँ पे जापान में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। मैं ट्राई करूँगा सभी को आंसर करने के लिए। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आपका नए वीडियो में स्वागत है। बड़े ज़ोरों से भी धूप निकली यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे ऑफ़िस में। मेरा जापान में आने के बाद पहली बार मैं मेरे ऑफ़िस में जा रहा हूँ। यूजुअली मैं घर से ही काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही होता है। मेरा जो ऑफ़िस है वो टोक्यो में है और जो मेरा घर है वो भी टोक्यो में ही है। और मेरे ऑफ़िस में आके मुझे काफ़ी नया नया सा लग रहा है। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया मेरे ऑफ़िस में आने को, क्योंकि मैं स्पेन के ऑफ़िस में था और यहाँ पे मैं लास्ट ईयर आया था, क्योंकि ई वर्क होने के बाद में मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं था यहाँ पे आने के लिए। तो आज यहाँ आने के बाद काफ़ी नया नया मुझे फ़ील हो रहा है। थोड़ा देर बैठा हूँ मैं ऑफ़िस के बाहर, काफ़ी अच्छी धूप निकली, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा देर बैठूँगा यहाँ पे और फिर जाऊँगा ऊपर कॉफ़ी लेके। तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो गई अभी ऑफ़िस के बिल्डिंग के अंदर। तो मैं आ गया अभी, बट अंदर जाने के लिए मुझे कार्ड चाहिए होता है और मैं कार्ड लाना ही भूल गया आज। यानी इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। I'm sick and tired now. I don't know what to do. यूजुअली आपको बताया मैंने कि मैं घर से ही काम करता हूँ, तो कभी ऑफ़िस में आना नहीं पड़ता है। तो कार्ड वो पड़ा रहता है वॉलेट में। बहुत दिनों के बाद में मैं ऑफ़िस में आया हूँ यहाँ के, और कार्ड भूल गया। अंदर कैसे जाऊँ? तो मेरा जो मैनेजर है उसको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि भाई मैं ऑफ़िस पहुँच गया हूँ और मेरे पास कार्ड नहीं है। पहले दिन मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। वैसे अभी मैं मेरे ऑफ़िस के 21st फ्लोर पे और मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये है यहाँ का टोक्यो टावर, रेड टावर। ये आपको पता होगा, आपने एनीमे में देखा होगा या कोई जापानीज़ मूवी में देखा ही होगा। और ये जा रही है बुलेट ट्रेन यहाँ से। मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे ही ऐसे कोको डेस्क, 2 ऐसे कैबिन बने हुए हैं छोटे से। तो ये एक वर्किंग रूम जैसा ही है। यहाँ पे आपको वाईफाई, मॉनिटर वगैरह सब मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो, एक रूम है छोटा सा बना हुआ। ये आपको रेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका प्रोसेस दिया हुआ है कैसे आपको इसको रेंट करना है। सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप ऑफिस में आए हो और आपको अगर कार्ड भूल गए हो, मेरे जैसे हालत अगर आपकी हो गई है तो आप यहाँ पर ये बुक करके यहाँ पर आप काम कर सकते हो। बोलते हैं ना कि अगर आपका दिन ख़राब है तो आप कुछ भी कर लो, आपका दिन वो ख़राब ही ख़राब जाना है। तो आज आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज का दिन मेरा वो ख़राब वाला दिन है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। हुआ ये है कि मैंने मेरे मैनेजर को टेक्स्ट किया कि भाई मेरा कार्ड मैं भूल गया हूँ, क्या करूँ। तो वो बोले कि वो 1 बजे ऑफिस में आने वाले हैं। एक्चुअली आने वाले थे वो मॉर्निंग में, बट उनके कुछ मीटिंग्स वगैरह थे ऑनलाइन, तो उन्होंने घर से ही ज्वाइन किया और वो 1 बजे आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तू रिसेप्शन पे थोड़ा देर काम कर ले और 1 बजे मैं आऊँगी, तो तब जाके तुझे मेरे कार्ड से मैं अंदर एंट्री दूँगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो अभी मेरे कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स थे, तो मैं रिसेप्शन पे भी बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे मोबाइल से कनेक्ट किया है मेरे वाईफाई, लैपटॉप के वाईफाई को, और कुछ मीटिंग्स ज्वाइन की है। तो और किसी को पता नहीं कि मैं कार्ड भूल गया, बस मेरे मैनेजर को मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को पता चला तो बोलेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, मैंने तो कार्ड भूल गया। मुझे याद है कि 2016 में, यानी एक बार मैं कार्ड भूला था, उसके बाद में अभी मैं कार्ड भूला हूँ। तब भी बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे, और आज भी पता चला है कि कार्ड अगर ऑफिस का भूल जाओ तो क्या क्या मुसीबतें हो सकती है। तो अभी मैं मेरा मैनेजर का वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठ के अभी थोड़ा मीटिंग वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अभी मेरी एक मीटिंग ख़त्म हुई है और अभी आई थिंक कुछ अगली मीटिंग टाइम है। तो मैं सोचा कि चलो आपसे थोड़ा बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि
मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं जॉब क्या करता हूँ। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं कि मैं करता क्या हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं जॉब क्या करता हूँ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैं बस घूमते रहता हूँ, बट घूमने के साथ मैं काम भी करता हूँ। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मैंने पढ़ाई क्या की है और मैं जॉब क्या करता हूँ। तो मेरा काम क्या है वो बताने से पहले आपको बताओ कि मैंने पढ़ाई क्या की है। तो मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो मैंने इंडिया से ही की है। मैंने मास्टर्स किया है मैकेट्रॉनिक्स में और मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। दोनों ही मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी से ही किए हैं। वो होने के बाद में मेरा था प्लान कि मुझे पीएचडी करना है मास्टर्स होने के बाद में। तो मैंने स्टार्ट किया जापानीज़ पढ़ना, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जापान से ही पीएचडी करना है। क्योंकि सारे इंडियंस जो होते हैं, मैंने देखा है मेरे बैचलर के बाद भी जीआरई करने के लिए, एमएस करने के लिए सब यूएस ही भागते हैं। बट मेरा माइंड कुछ और था, मुझे कुछ यूनिक करना था, यूनिक जगह पे जाके मुझे पढ़ाई करनी थी। तो मैंने प्लान किया था कि मुझे जापान जाके ही पीएचडी करना है। तो मैंने मेरे खाली टाइम में जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जब मास्टर्स चल रहा था तब मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मेरे खाली टाइम में मैं वहाँ पर जापानीज़ पढ़ता था। तो मैंने जापानीज़ में डिप्लोमा किया हुआ है। तो वो होते होते ही लकीली क्या हो गया कि यहाँ की जो जापानीज़ कंपनी थी वो मेरे कॉलेज में आई रिक्रूटमेंट करने के लिए, और वो भी फ़र्स्ट टाइम आई थी दोस्तों। यानी तब मैं काफ़ी लकी था जब मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैंने प्लान किया कि यहाँ आना है। और उसी पीरियड में जापानीज़ कंपनी वहाँ पर आई रिक्रूटमेंट के लिए। उनको चाहिए थे इंजीनियर्स जिनको थोड़ी वो जापानीज़ आती है और वो टेक्निकल में थोड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो उस क्राइटेरिया में मैं तब बैठता था, क्योंकि मेरी जापानीज़ इतनी तब अच्छी नहीं थी, बट मैं पढ़ रहा था और मुझे आती थी। कन्वर्सेशनल मैं बोल सकता था, बेसिक जापानीज़ जो होती है, और मेरा टेक्निकल काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ वहाँ पे मेरे लिए 2-4 इंटरव्यूज़ में वहाँ पे क्लियर किए और फिर फाइनल राउंड के लिए उन्होंने मुझे जापान में बुलाया 1 वीक के लिए। सारा खर्चा उन्होंने दिया, रहने खाने का, फ़्लाइट का, सब कुछ। 1 हफ़्ता उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और मेरे 4 से 5 राउंड यहाँ पे आने के बाद हुए। और उसके बाद आखिरी दिन में उन्होंने बोला कि भाई तू सिलेक्ट हो गया। फिर इंडिया जाने के बाद में मैंने उनको डिसीजन दे दिया कि भाई हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी। 2 महीने के बाद में फिर मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की। मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया, यहाँ पे फिर मैंने मेरी लाइफ स्टार्ट की। बहुत स्ट्रगल आया मुझे स्टार्टिंग में, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि यहाँ पे कैसे मैं मूव इन किया, क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर आए, उसके बारे में हम कुछ और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आते हैं मेरे काम के ऊपर। तो मैं 2016 में जापान में आया था। तो 2016 से लेके 2020 तक मैंने काम किया है टेक्नोलॉजी डिवीज़न में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, जिसमें कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो होती है उस पर मुझे रिसर्च करना होता है, उस पर मैंने काम किया था। फिर उसके बाद लास्ट 1 ईयर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम किया था। आपको पता है कि मैं स्पेन में था 1 साल के लिए, तो मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ पे 1 साल के लिए भेजा था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जो भी इनके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होते हैं यूके के, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ग्लोबल कंपनी, इनके 168 कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस है। तो मैं किसी भी देश में मैं जा सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे उस स्पेन में भेजा वहाँ के प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए साल के लिए। तो वो 1 साल का प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने मुझे वापस जापान में बुलाया यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स है वो संभालने के लिए। तो अभी मैंने नई टीम ज्वाइन की है और यहाँ पर मेरा काम है क्लाउड टेक्नोलॉजी पे। आपने अब जो भी इंजीनियर्स है जो कि वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्लाउड क्या होता है, जो हमारे बादल वो नहीं। मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है क्लाउड पे, उस पर मैं अभी उसका डेवलपमेंट का काम अभी मैं कर रहा हूँ। तो अब आप पूछोगे कि मैं घूमता क्यों हूँ इतना, यानी इतना काम करने के बाद भी मैं घूम कैसे सकता हूँ। तो अच्छी बात ये है कि जो मेरा ऑफिस है यहाँ पे फ्लेक्स टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, छुट्टी आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे अलग अलग देश में मेरे ऑफिसेस है और कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अलग अलग देश में होते रहते हैं। तो मैं जाते रहता हूँ और उसी बहाने मुझे चांस मिल जाता है कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के बाकी देश में भी घूम सकूँ। तो अभी मैं स्पेन गया था 1 साल के लिए। अब आपको पता है कि यूरोप में सारे कंट्रीज़ काफ़ी आसपास में होते हैं। तो लकीली मैं मेरे काम के साथ में भी मैं काफ़ी ट्रैवलिंग कर पाया था। अभी मैं जापान में वापस आ गया हूँ। तो मैं भी शायद मैं एशियन कंट्रीज़ जो होती है वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में हम काफ़ी एशियन कंट्रीज़ को भी विज़िट करेंगे। आपको पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं नीचे बैठा हूँ सुपरमार्केट के पास। अभी मैंने बेंतो ख़रीदा है। तो जापान में बेंतो का कल्चर है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि जब ऑफिस आप जाते हो तो आपकी मम्मी हो गई, आपकी बीवी हो गई, आपके लिए खाना बनाती है, सुबह टिफ़िन बना के आपको देती है। बट यहाँ पर वैसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे आपकी बीवी, आपकी मम्मी आपके लिए खाना नहीं बनाने वाली है। यहाँ पे बेंतो का सिस्टम है, उसको लंच बॉक्स यहाँ पे बोलते हैं। तो ऑफिस में जब आते हो आप तो लंच आवर होता है 12 से 1 बजे का यहाँ पे, और यहाँ पे लगता है स्टॉल। तो लंच बॉक्स के यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो बॉक्स खरीद सकते हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में मेरी जो मैनेजर है वो आने वाली है और मैं ऑफिस के अंदर एंटर कर पाऊँगा।
तो फाइनली आज का काम ख़त्म हो गया है और निकले हम अभी घर के लिए। 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने के लिए। まもなく6番線に青梅線直通快速青梅行きが参ります。東京地上車ありがとうございます。तो अभी क्रिसमस आने वाला है, इसलिए जापान में जगह जगह पे इल्यूमिनेशन लग जाते हैं। तो मेरे घर के पास ही जो स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन के बाहर ही इल्यूमिनेशन लगा है, बहुत ही प्यारा सा। ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन। आप देख रहे हो कितना छोटा पुलिस स्टेशन है यहाँ का। तो यहाँ जापान में हर जो रेलवे स्टेशन होता है उसके पास में एक पुलिस स्टेशन का बॉक्स, ऐसे छोटा बॉक्स, एक छोटा सा रूम आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो जिस जगह पे अभी मैं रहता हूँ ना, ये है टोक्यो का सेंटर। तो काफ़ी क्राउडी प्लेस है ये, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे मुझे ये भी कमेंट आए कि जापान में जॉब कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, या पढ़ाई करने आना है, स्टडी करने आना है तो कैसे आना है। तो आपको मैं मेरा बताता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर आया था। मेरा जैसे मास्टर्स ख़त्म हुआ ना, तो मैंने आपको बताया कि मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में जापानीज़ कंपनी आई थी और लकीली मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको जापान में आना है पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जापानीज़ ज़रूर सीखो। अगर आप टेक्निकल में अच्छे बड़ा आपको जापानीज़ ही नहीं आती है तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आप क्या करो, आपके बैकग्राउंड टेक्निकल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबसे पहले जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे ढूंढो कि यूनिवर्सिटी में जापानीज़ पढ़ाते नहीं पढ़ाते, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में पढ़ोगे ना बहुत महंगा गिरेगा। अगर आपके पास आसपास कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बड़े सस्ते में वो आपको 1 साल का कोर्स होता है उनका, वो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी जापानीज़ क्लास लगा सकते हो। तो इसकी 5 लेवल होती है, N5 to N1। N5 जो होती है वो बेसिक बिगनर लेवल होती है और जो N1 होती है वो नेटिव लैंग्वेज होती है। तो आप ट्राई करो एटलीस्ट 2 जो बेसिक लेवल है N5 और N4, ये 2 आप क्लियर कर लो ना, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, आप बोल सकते हो ईजीली। तो आप ये 2 लेवल एटलीस्ट क्लियर करने की कोशिश करो और आपको इसमें टाइम लगेगा 6 से 1 साल। तो ट्राई करो कि पहली जो लेवल है 6 महीने में क्लियर करो, दूसरी जो लेवल है N4 वो 6 महीने में। तो 1 साल में आपके अच्छी खासी आप जापानीज़ बोल पाओगे। और अभी जापानीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि जापान में आपको पता है कि यहाँ पे मैन पावर बड़ी कम है। जो भी यहाँ पे लोग हैं वो उनकी एज बढ़ती जा रही है और उनके पास मैन पावर ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं बाहर के लोगों को जिनको जापानीज़ आती है। तो अगर आप जापानीज़ सीख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको आगे चांस मिलना ही मिलना है। तो क्योंकि ये अभी जापानीज़ गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि साल में 1 लाख से 3 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हायर वो कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। तो आप सबसे पहले गोल आपका सेट करो कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखना है। एक साल का गोल बना लो और उसके बाद में आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। ऑनलाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे अभी ओपनिंग्स भी आ चुकी है। मैं शायद सर्च करूँगा, अगर मुझे से कोई लिंक मिली तो मैं नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो देख सकते हो। और आप भी सर्च करो कि कहाँ पे आपको चांसेस मिल रहे हैं। मैं आपको ऑनलाइन और प्राइवेट क्लास इसलिए नहीं बोल रहा हूँ लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो ना, तो वहाँ पे जापानीज़ लोग भी आते हैं, जापानीज़ पढ़ाने के लिए आते हैं, जापान से लोग आते हैं। तो वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि कहाँ पर ओपनिंग है, कहाँ पे जॉब के चांसेस है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और वहाँ के जो टीचर होते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो भी आपको बता सकते हैं कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है।